हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, वो मिराज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता, कैसा बदल गया कि एकदम से कहें कम। हमारा देश इस वर्ष अपनी आजादी का 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। मोदी जी ने इसे विशेष बनाते हुए इस साल को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। साथ में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। पर हमारे देश को तथाकथित आजादी मिलने से ठीक एक दिन पहले, आज से 75 वर्ष पहले, एक घटना और घटी थी, जिसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज या तो अनअवेयर हैं या उन्होंने कभी इसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा, यानी इंडिफरेंट है। और इसलिए उस घटना के बारे में हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। ये मिथ राइट विंग, लेफ्ट विंग, न्यूट्रल विंग, इन सारों ने मिलकर फैला रखे हैं। वो घटना है भारत का विभाजन। आज की इस वीडियो में हम डिबंक करेंगे हमारे रूलिंग एलिट द्वारा फैलाए गए कुछ मिथ्स को, पार्टीशन के बारे में, जो उन्होंने भ्रम फैला रखे हैं समाज में। जैसे सबसे बड़ा भ्रम जो फैला रखा है कि भाई भारत में रहने वाले मुसलमानों के जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, उन्हें इस देश से प्यार था, मोहब्बत थी, इश्क था, इसलिए पाकिस्तान बन जाने के बाद भी वे भारत में ही रहे। टीवी डिबेट्स में आपने कई मुस्लिम्स को और उनके एपोलॉजिस्ट्स को बोलते हुए सुना होगा कि भारत के मुसलमानों ने अपनी मर्जी से 1947 में हिंदुस्तान चुना था, हमारे पास चॉइस थी और हमने बाई चॉइस हिंदुस्तान चुना था, इसलिए वी आर नो लेस पैट्रियोटिक देन हिंदूज। आपने वो शायरी बोलते हुए भी इन्हें सुना होगा, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। चलिए इस मिथ को डिबंक किया जाए। आपने टीवी पे आज तक बहुत सारे इलेक्शंस के रिजल्ट का एनालिसिस देखा होगा। आज मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा 1946 में हुए चुनाव का। 1945-46 के चुनाव के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सीधा मुकाबला था। चुनाव रोटी पानी बिजली सड़क के मुद्दे पर नहीं लड़े गए थे। चुनाव में एक ही मुद्दा था, अखंड भारत या खंडित भारत। कांग्रेस जो थी वो अखंड भारत के पक्ष में थी और मुस्लिम लीग जो थी वो खंडित भारत के पक्ष में थी। ये चुनाव दो तरह के थे, यानी एक चुनाव जो था वो केंद्रीय असेंबली के लिए था, जिसे आप लोकसभा कह सकते हैं। इसमें टोटल सीट्स थी 102। दूसरा चुनाव था अलग अलग राज्यों की असेंबली का, जिसे आप विधानसभा भी कह सकते हैं। इस चुनाव की एक खासियत थी मुस्लिम रिजर्व सीट्स, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी वो सीट्स जो मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी और उन सीट्स पर केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते थे और केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते थे। तब के भारत में 24% मुस्लिम आबादी थी, पर इलेक्शन में इनके लिए 30% सीट्स रिजर्व थी, यानी केंद्रीय असेंबली की 102 में से 30 सीट्स मुसलमानों के लिए रिजर्व थी और राज्यों की असेंबलियों की 1585 सीटों में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। भाईजान लोग शुरू से ही बड़े प्रिविलेज्ड रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग का नारा था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। अब जो ये कहते हैं हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान चुना, पाकिस्तान तो कुछ सेलेक्टेड मुस्लिम एलिट का इमेजिनेशन था, मेजॉरिटी मुस्लिम्स इस डिमांड से एग्री नहीं करते थे, तो चुनाव में तो फिर मुस्लिम लीग को हार जाना चाहिए था या कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट्स को सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जगहों पर काफी सीट्स जीतनी चाहिए थी, है ना। पर जानते हैं 1945-46 में हुए केंद्रीय चुनाव में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सभी 30 सीटों पर मुस्लिम लीग चुनाव जीती, कांग्रेस 0। यानी भारत के मुस्लिमों ने अखंड भारत चाहने वाली कांग्रेस के बदले लड़के लेंगे पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को चुना और हर सीट पर यही हाल था। वहीं प्रांतीय असेंबली यानी स्टेट असेंबली में रिजर्व्ड 492 में से 429 सीट्स पर मुस्लिम लीग चुनाव जीत जाती है। कैसे भाई? जिनके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान को चुना था उन्होंने वोट मुस्लिम लीग को क्यों दे दिया था फिर? और बात यही खत्म नहीं होती। आपको लग रहा हो कि भाई वे इलाके जो आज पाकिस्तान बांग्लादेश में वहां ये रह रहे होंगे और जीत गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग जीती थी उन शहरों में, उन इलाकों में जो आज भारत का हिस्सा है। जी हां, मुस्लिम लीग चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में। 1945-46 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में पता है आपको मुस्लिम लीग कहां कहां कितनी सीटें जीती थी? उत्तर प्रदेश की 66 में 54 सीटें, बिहार की 40 में से 34 सीटें, मध्य प्रांत यानी आज का मध्य प्रदेश में 14 में से 13 सीटें, बॉम्बे प्रोविंस यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात की 30 सीट्स में से 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, मद्रास प्रोविंस यानी आज का तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहां की 28 सीट्स थी जिनमें से 28 की 28 मुस्लिम लीग जीती।
असम की 34 में से 31 सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत मिली। यूनाइटेड पंजाब की 86 में से 74 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। बंगाल की 119 सीटों में से 113 और उड़ीसा की 4 मुस्लिम रिजर्व सीटों में 4 की 4 मुस्लिम लीग ने जीती थी। और ये वो इलाके थे जो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, और ये बात यहां रहने वाले मुस्लिम्स भी जानते थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। एक झूठ और जो हमें पढ़ाया जाता है कि चलो बंटवारा हो गया, पर बंटवारा तो कुछ सेलेक्टेड मुस्लिम नेता, मुस्लिम एलिट्स चाहते थे, मेजॉरिटी मुस्लिम्स पार्टीशन नहीं चाहते थे। ऐसा जर्मन शेफर्ड ने भी अपनी एक वीडियो में बताया था, कल मैं ऐसे ही देख रहा था। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 1945-46 के चुनाव में मुसलमानों के लिए रिजर्व टोटल सीट्स में रहने वाले 89.5% मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, और केवल 4.5% भाईजानों ने कांग्रेस को वोट दिया। बाकी के बचे 6% ने अन्य मुस्लिम पार्टियों को, यानी 1945-46 के लिए चुनाव में भारत के 95.5% मुसलमानों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया, और केवल 4.5% ने अखंड भारत के पक्ष में मतदान किया था। फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो डिमांड थी और पाकिस्तान बनना चाहिए, सेलेक्टेड मुस्लिम एलीट के दिमाग की उपज थी, मेजॉरिटी मुस्लिम्स इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। अगर आप और डेप्थ से इस इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे तो एक बात जो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि मुस्लिम लीग को जितनी सक्सेस आज के हिंदुस्तानी हिस्सों में मिली थी, उतनी आज के पाकिस्तानी हिस्सों में भी नहीं मिली थी। पाकिस्तान का जनक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना इस चुनाव में लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान या आज के पाकिस्तान स्थित किसी अन्य सीट से चुनाव नहीं लड़े थे, बल्कि मुंबई के बायकुला सीट से चुनाव लड़े थे, और बंपर मेजोरिटी से चुनाव जीते भी थे। आज भी बायकुला और इसके आसपास बहुत सारे भाईजान लोग रहते हैं जिनके पुरखों ने जिन्ना को वोट दिया था। ऐसे ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भाईजानों की एक बहुत बड़ी संख्या रहती है। अब आते हैं दूसरे मिथ पे जो बंटवारे के बारे में फैला रखा है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ जो लेफ्टिस्ट डॉग्स और हमारे रूलिंग एलीट ने फैला रखा है वो है कि 2 नेशन थ्योरी के फाउंडर तो सावरकर थे। 2 राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बात है वो सावरकर ने 1925 में कही। तो देश के विभाजन का प्रस्तावना सावरकर ने, और हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे फंडामेंटलिस्ट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस के कारण मुस्लिम्स में एलिनेशन की भावना पैदा होने लगी, उन्हें डर लगने लगा, और उसी डर के कारण उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड उठाई। यही मिथ चलता है ना। अब इन लेफ्टिस्ट डॉग्स और इस्लामिक अपोलोजिस्ट्स की बातों को यूं ही बिन दिमाग लगाए या बिन सोचे समझे जो इडियट्स मान लेते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सावरकर से बहुत पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सैयद अहमद खान ने 1887 में मेरठ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग नेशन हैं, और मुस्लिमों को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं से लड़ना चाहिए। यह भाषण दिया 1887 में, और सावरकर का जन्म कब हुआ था? 1883, यानी सैयद अहमद खान के मेरठ में दिए भाषण से मात्र 3 साल पहले। तो फिर ये 2 नेशन थ्योरी देने वाले सावरकर कैसे हो गए? हिंदू मुस्लिम 2 देश हैं, ये तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सैयद अहमद खान कह रहे हैं। अब आइए आरएसएस और हिंदू महासभा पर। भाई हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी इस देश में? 1915 में। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। और पाकिस्तान की डिमांड को पॉपुलराइज करने वाली, लीड करने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कमाल है यार, सो कॉल्ड डराने वाले ऑर्गेनाइजेशन से पहले ही डरने वालों ने अपना सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी रख दी थी। समझ रहे हो आप? अब आओ तीसरे और अंतिम सबसे बड़े मिथ पे। तीसरा सबसे बड़ा मिथ जो फैला हुआ है पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेके वो ये है कि भाई भारत का बंटवारा अंग्रेजों ने करवाया, ये उनकी चाल थी। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले जो हिंदू मुस्लिम है वो तो आपस में भाई भाई थे और भाई भाई की तरह रहते थे। इस देश में मस्त बिरयानी सिवई खाते थे, बढ़िया गंगा जमुनी तहजीब एक साथ बहा करती थी। फिर ब्रिटिशर्स को इस देश पे शासन करना था और हिंदू मुस्लिम एक थे तो देश बड़ा मजबूत था, तो उसके लिए देश को कमजोर करना था। तो वो कैसे होता कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डाल दो। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने सदियों से चली आ रही इस गंगा जमुनी तहजीब पे एक बांध बना दिया नफरत का, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को तोड़ दिया और फिर धीरे धीरे ये डिवाइड बहुत बढ़ गया, जिसका परिणाम अंत में भारत के विभाजन के रूप में आया। ऐसा ही सुनने को मिलता है ना।
अब अगर अंग्रेजों ने ही हिंदू मुस्लिम रिश्तों के बीच में दरार डाली थी, उनमें फूट डाली थी, गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ा था, तो वो बताने वाले हमको ये भी बता दें कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे जब हमला किया था 713 ईस्वी में, तो वो क्वीन एलिजाबेथ के कहने पे किया था या प्रिंस चार्ल्स के? जो ये कह रहे हैं कि भाई अंग्रेजों ने ही हिंदू मुस्लिम रिश्तों में दरार डाली थी, उससे पहले ये एक साथ मिलकर रहते थे, वो हमको क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई राजा दाहिर, बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, ललितादित्य मुक्ति पीड़ा, सम्राट मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, हेमचंद्र विक्रमादित्य, लाचित बोरफुकन, महोम वंश के राजा पृथु, हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, बालाजी बल्लाड़, चंदेल वंश के राजा विद्याधर तथा ऐसे अनेक हमारे हिंदू योद्धा जिन्होंने लगभग 1200 साल तक रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग से सतत संघर्ष किया, ये सारे हमारे वीर पूर्वज अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के ऑर्डर्स पर लड़ रहे थे, अंग्रेजों के एजेंट थे। अगर हिंदू मुस्लिम एकता इतनी ही ज्यादा थी तो हमारी माओ को जलती अग्नि में स्नान क्यों करना पड़ा, हमारी माओ को जौहर क्यों करने पड़े? अगर अंग्रेजों ने ही खाई पैदा करी थी तो हमारे हजारों मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, मार्तंड मंदिर इत्यादि, ये सब किस किस अंग्रेज वायसराय के कहने पर इन इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़े थे? आप लोग बहुत क्लियरली एक चीज को समझ लीजिए, जो भी हिंदू धिम्मी नेता, जो लेफ्टिस्ट डॉग, जो वामपंथी आपसे ये कहे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में, और अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से दरार डाल दी इन रिश्तों में, वो हमारे पूर्वजों के 1200 वर्षों के सतत संघर्ष को नकार रहा है। वो डॉग हमारी वीर माओ के किए जौहर पर, उनके आत्मोत्सर्ग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा हमारे हजारों मंदिरों के विध्वंस से उन इस्लामिक आक्रांताओं को बचाना चाहता है। पहचानिए ऐसे धिम्मी डॉग्स को, मार्क देम, आइडेंटिफाई देम। जब कभी वे आपसे मिले उनसे पूछिए कि अपनी आत्मा कितने में बेची है उन्होंने, उनसे पूछिए कि वे जकात के टुकड़ों पर क्यों बिक गए। इन झूठों को चुपचाप सुनना बंद कीजिए, अपनी असहमति दर्ज कराइए। आप सब किसी भ्रम में ना रहें, आप सत्य जान ले, इस देश का विभाजन केवल और केवल रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग ने कराया है। जिन्ना, लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तो सब प्यादे थे। वजीर वो किताब है, वो वार मैनुअल है जो अभी तक जिंदा है, और जब तक वो रहेगी ये विभाजन, ये हत्याएं, ये बलात्कार सब होते रहेंगे। जड़ को पकड़ें, एड्रेस द रूट, वहीं समस्या का समाधान छुपा है, वहीं से आपको समस्या का समाधान मिलेगा। जय श्री राम।